कुछ ख्वाब देखे नहीं जाते, कुछ ख्वाब देखे नहीं जाते, उनके लिए जिया जाता है। जब मैंने CAPF का 2024 में अटेम्प्ट दिया था, जहां मेरा मेरिट लिस्ट से बस 5 मार्क्स से मैं रह गया था। मेरा स्टडी ग्रुप ऑनेस्टली को सिमरनी थी। मैंने थोड़ा घर पे बात की, झगड़ा भी बहुत कि नो मुझे आर्ट्स ही करना है, देयर शुड बी समथिंग न्यू चैलेंजिंग एंड जहां मैं कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, वेयर आई कैन गिव अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ CAPF इन 24 वेयर आई मिस द इंटरव्यू। 4 मार्क्स से रह गया था फॉर द मेरिट लिस्ट। देन फिर मैंने फिर से प्रिपेयर किया। उस टाइम तो इट वाज अ वेरी लो मोमेंट। फिर खुद को प्रिपेयर किया, फिर से किया सब कुछ और रैंक 40, वेरी अनएक्सपेक्टेड। ख्वाब ये वर्दी का है तो हर दर्द सहा जाता है, हर दर्द सहा जाता है। नमस्ते, सिटी न्यूज पे मैं डॉक्टर प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपने साथ है विनायक नागरिया जी और इनके बारे में क्या ही कहे। अभी फिलहाल में उनकी नियुक्ति हुई है असिस्टेंट कमांडर UPSC CAPF रैंक 40। और वो जो कहा जाता है ना, कुछ ख्वाब देखे नहीं जाते, कुछ ख्वाब देखे नहीं जाते, उनके लिए जिया जाता है। और अगर ख्वाब ये वर्दी का है तो हर दर्द सहा जाता है, हर दर्द सहा जाता है। तो विनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो अचीवमेंट आपने हासिल की है, आपकी आंखों में पानी आ गया दर्द का नाम लेते ही। तो महाराष्ट्र में 2nd रैंक आपने ली है और हमारे अमरावती के लिए भी बड़ी भूषण की बात है ये। पूरे भारत में आपका जो रैंक है वो 40 है और बहुत बड़ी बात है। और मैंने ऐसा सुना कि आपकी जो कम्युनिटी है, तो आपकी कम्युनिटी में पहली बार कोई रैंक 1 के ऑफिसर तक ये कर रहा है या वो जो अचीवमेंट है ये हासिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा अचीवमेंट है। ये जो ख्वाब, ये स्वप्न आपने देखा था, ये जो सपना आपका था, ये सपना आपने बचपन में देखा था या फिर कोई घटना हुई थी जिससे आपने इंस्पिरेशन लिया था? एक्चुअली आफ्टर 10th सुना था बस कि कलेक्टर होता है। मैं कैंप में आता था तो कलेक्टर बंगलो दिखता है। सो आई वांटेड टू ऑलवेज डू UPSC। तो UPSC तो 10th के बाद ही करना था, बट उसके बाद 10th में आई गॉट 94%। एंड coming from Amravati and coming from my community where I was the first generation learner, my parents have not did 10th, they are till 8th or 7th. So they were like कि आपको 94% आए हैं, why are you going into arts, you should take science ना। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आर्ट्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी साइंस की है। तो अंडर प्रेशर आई टुक साइंस इन 11th, बट उसके बाद आई हैड नो इंटरेस्ट इन साइंस। तो मैंने थोड़ा घर पे बात की, झगड़ा भी बहुत कि नो मुझे आर्ट्स ही करना है। फिर 12th में आई शिफ्टेड माय एडमिशन फ्रॉम बियानी कॉलेज टू VMV कॉलेज इन आर्ट्स, and in 12th I got again 92%, and then I got selected in the first list of Ferguson College, Pune. Wow. So from there I got the exposure. From there I did my graduations in political science. और फिर वहाँ से मुझे रास्ता पता चला that you have to prepare for UPSC, and then after clearing UPSC you get the rank of assistant commandant. It's a class 1 officer. And I always wanted to do something जिसमें life monotone ना हो. Right, sir. There should be something new, challenging, and जहाँ मैं community में contribute कर पाऊँ, where I can give back to the community. If I am educated, I should do it for the benefit of others. So then, after 12th, completing my graduation from Ferguson College, I got admission from masters in JNU in international relations. So I got a chance to go to Delhi. Wow. And from Delhi, I prepared for CAPF. I also gave earlier attempt of CAPF in 24 where I missed the interview. 4 मार्क्स से रह गया था for the merit list. Then फिर मैंने फिर से प्रिपेयर किया। उस टाइम तो इट वाज अ वेरी लो मोमेंट। फिर खुद को प्रिपेयर किया, फिर से किया सब कुछ और रैंक 40, वेरी अनएक्सपेक्टेड। वाह, क्योंकि जब हम बात वर्दी की करते हैं ना, तो ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये अनुशासन है और देश सेवा भी है। जब बात वर्दी की हो तो इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, देश सेवा होती है। तो जो इंसान इसके लिए प्रिपेयर करता है, अचीव करता है, उनको मेंटली तो फिट होना ही पड़ता है।
पर फिजिकली भी उतना ही फिट होना पड़ता है। सर, इसके लिए क्या खास प्रिपरेशन आपने की थी? जी, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट किया, क्योंकि क्लास 1 सब जॉब्स में फिजिकल फिटनेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। राइट। बट इफ यू आर कमिंग इनटू सीएपीएफ, तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में अगर आप मेडिकल क्लियर करते भी हो, डजेंट मैटर आपको 100% मार्क्स है या आपको कम मार्क्स है या कट ऑफ पे हो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, अगर आप फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप वहीं से रेस से बाहर हो जाते हो। तो फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, अलॉन्ग विथ मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो इसके लिए आपने क्या खास प्रिपरेशन? इसके लिए मैं रनिंग करता था, एवरीडे 5 किलोमीटर रनिंग करता था। और उसके बाद डाइट बहुत मेन है, बिकॉज आपको वेट भी अपना ओवरवेट नहीं होना होता है। अगर आप ओवरवेट हो तो भी आप फिट नहीं हो। तो डाइट पे ध्यान देना है। हर हफ्ते यू हैव टू सी कि आपका वजन कितना है, ओवरवेट तो नहीं हो रहे हो। तो आई थिंक रनिंग ने बहुत साथ दिया है मेरा फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखने में। और किस तरह से थ्योरी और बाकी सब पढ़ाई आप करते थे? होनहार तो आप थे, 10th में आपने 94% अचीव किए थे। और बहुत बड़ा डिसीजन होता है सर, कि घर वाले सब बोल रहे हैं कि आपको साइंस फैकल्टी लेनी है, नहीं करना है। 11th 12th में साइंस करने के बाद भी आपका एक तय था कि मुझे ये करना है। बस वो जो ख्वाब आपने देख लिया कि कलेक्टर के ऑफिस के सामने से आप जाते हो, भाई मुझे ये मेरा सपना है। तो उसके लिए किस तरह से आप पढ़ते थे? क्या आपका पढ़ाई का वो था, समय क्या था, कैसे आपका शेड्यूल कैसा था? मैं इस जर्नी में आज 4-5 साल से हूँ। तो इससे मुझे एक बात समझी है कि आप कितनी देर तक पढ़ने बैठ रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जितनी देर बैठ रहे हो उसमें आप कितना ग्रैस्प कर पा रहे हो, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है। हम बुक खोल के बैठे हैं बट हम अलर्ट नहीं है अगर माइंड से, तो वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह 7 से 10 पढ़ता था, देन फिर ब्रेक लेता था, फिर 12 से 5 पढ़ता था, और फिर से ब्रेक, और उसके बाद में फिर 8 से 10, फिर बस इतना पढ़ता था मैं। और अलॉन्ग विद दिस सुबह मॉर्निंग में फिजिकल फिटनेस तो शुरू ही था डेली। मतलब 24 घंटे जो होते हैं उसमें से सोने का जो वक्त है वो छोड़ के पूरा आप उसका यूज करते थे। और मैंने ऐसा सुना है कि रात में सोते वक्त भी अगर आप रिवीजन करो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो वो नींद में भी हमारा दिमाग सब कुछ स्टोर करते रहता है। ये सही है क्या? इस तरह का प्रैक्टिस आप करते होते? डेफिनेटली मैं करता था। जब हम बेड पे लेटते हैं सोने के पहले, तो जो मैंने दिन भर में पढ़ा है तो मैं ट्राई करता था कि मैं कॉन्शियसली उसे रिमाइंड करूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में क्या क्या फैक्ट्स थे। तो इससे जो हमने दिन भर में पढ़ा है उसकी सेकंड रिवीजन हो जाती थी और माइंड पूरा रिफ्रेश कर लेता था उस नॉलेज को। सर बहुत बढ़िया। अमरावती जैसा शहर जहाँ पे प्री और मेंस क्लियर होने के बाद भी आपने अभी बताया कि इंटरव्यू के लिए भी ये नहीं था कि कहाँ पे मैंने इंटरव्यू देना चाहिए, कहाँ प्रिपरेशन करनी चाहिए। घर पे भी ऐसा था कि साइंस लेना चाहिए। अब आप यूपीएससी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कभी ऐसा मोड आया क्या कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और लगा बहुत हो गया, अब मैंने परिवार को भी बहुत फाइट दे दी और प्रिपरेशन के वक्त भी काफी फेल्योर देख लिया, अब यहाँ से खत्म है मेरा। अब ऐसे वक्त में वो कौन सी चीज थी सर जिसने आपको मोटिवेट किया, आपको राह पे चलने के लिए पकड़े रखा कि नहीं, इसी बुलंदी से तुमको चलना है? सर आप असिस्टेंट कमांडर हो और मुझे एक चीज देख के इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मैं आपकी तरफ देखे जा रही हूँ, और जो बुलंद हौसला और जिस तरह से आपने ये काम किया है, आपकी आंखें बोल रही है। मैं बोलूंगी हमारे एडिटर को कि प्लीज सर का चेहरा उस वक्त फोकस करना, सर के आंखों में पानी भरा हुआ है, इतने संवेदनशीलता से ये सारी चीजें हुई है, बहुत मेहनत आपने की है, ये दिख रहा है आपकी आंखों में। तो दर्शकों को आप प्लीज बताइए कि वो कौन सी चीज थी जो आपका हौसला बुलंद रख रही थी, आपको प्रिपरेशन करने में मदद कर रही थी। और मैं ऐड ऑन करूंगी मैडम के लिए कि हम बिल्कुल इस आश्वासन के साथ कि कभी मैडम को भी लेके हम आएंगे यहाँ पे। पर आप बताइए कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन को किस किस चीजों का रहा जिसने आपको बनाए रखा इस रास्ते पे? फर्स्ट आपने जो बोला है कि मेरा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट आया था, वो डेफिनेटली अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो आप मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हो और आपको लगता है बस इस बार हो जाना चाहिए, फिर कैपेसिटी नहीं है। तो ये पॉइंट
मेरी लाइफ में भी आया था जब मैंने CAPF का 2024 में अटेम्प्ट दिया था, जहां मेरा मेरिट लिस्ट से बस 5 मार्क्स से मैं रह गया था। तो वो पॉइंट ऐसा था कि सब कर लिया है, फिजिकल क्लियर किया है, अब फाइनली हो जाना चाहिए, बट रिजल्ट आया तो 5 मार्क कम पड़ गए फिर से। तो जो मेरी वाइफ है सिमरन, मैंने उन्हें कहा कि अब बस अब ठीक है, थोड़ा फैमिली प्रेशर भी है, रिलेटिव्स का स्पेशली, नॉट फ्रॉम द फैमिली, तो अब बिजनेस कर लेते हैं। बट फिर सिमरन ने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। जब मुझे डाउट होता था तो शी वॉज ऑलवेज लाइक कि आप करो, होगा, पक्का होगा। और फिर तो मैं अमरावती आ गया था, और अमरावती में उतनी फैसिलिटीज नहीं है एग्जाम के लिए, स्पेशली इंटरव्यू के लिए तो नहीं है। तो फिर सिमरन खुद वो टॉपिक पढ़ती थी और फिर मेरा मॉक इंटरव्यू लेती थी, तो उससे उस मॉक इंटरव्यू में मदद मिली और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। आफ्टर इंटरव्यू मैंने कहा था सिमरन को कि इस बार हो जाएगा, बट जब रिजल्ट आया, इवन शी एंड मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 40 आएगा। वाह, क्या तो सिमरन है वो फैक्टर मेरी लाइफ में जिसने कॉन्स्टेंटली मुझे पुश किया है। तो कितना जरूरी होता है सर कि एक अच्छा पार्टनर लाइफ में होना, जिस तरह से आप बता रहे हो कि वो परिवार बनने के पहले परिवार थे। हाँ, आपकी शादी शायद यू आर रिसेंटली मैरिड, हाँ, आप नवंबर में आपकी नवंबर शादी में। हुई है, पर उससे पहले से ही वो आपके लिए काफी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, आपकी ताकत थी। मैं ये बोलूंगी कि बेटर हाफ बोलने से अच्छा कि वो आपकी ताकत थी, हिम्मत थी। तो उन्होंने किस तरह आपको मदद की, और आप दर्शकों को ये भी बताइए कि अच्छा पार्टनर होना भी कितना जरूरी है जिंदगी में। इस प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि सबसे जरूरी होता है एक आपका अच्छा स्टडी ग्रुप हो, और मेरा स्टडी ग्रुप ऑनेस्टली कहूँ तो सिमरन ही थी, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ता था सिमरन के साथ डिस्कस करता था, ये हुआ है, फिर अब वो अपना ओपिनियन देती थी। और आई थिंक इसी से मुझे पता था कि हमारी कभी लाइफ में बातों की कमी नहीं होगी, हमेशा कुछ डिस्कस करने होगा। तो मेरे साथ एक लाइफ पार्टनर ही होता है जो आपको मोटिवेट करता है कंसिस्टेंटली, जो आपको कहता है कि पुश करता है कि आप ग्रो करो। लाइक एक वो पॉइंट नहीं आता है कि ठीक है अब हो गया। अभी भी शी इज ऑलवेज लाइक कि आपने ये कर लिया है, अब हम और कुछ करेंगे आगे। लाइक कंसिस्टेंटली शी इज लाइक कि हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक लाइफ पार्टनर बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए, क्योंकि आप पूरा समय उन्हीं के साथ बिताते हो। तो ग्रो भी हम साथ में करते हैं, कभी कभी डिबेट्स भी होते हैं, पॉलिटिकली व्यूज अगर अलग हो तो बट इन द एंड आई थिंक लाइफ पार्टनर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ योर पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, और डिफरेंट व्यूज ओपिनियन होने ही चाहिए। और जिस तरह से आपने यही कहा कि ताकत बनके सिमरन उभरे थे, हाँ। सिमरन ही आपके साथ थे। और जिस तरह से एक बौद्धिक भूख, हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, हाँ। कि जो पूरी होती है, और बहुत अच्छा दोस्त आपको सिमरन मैम के रूप में मिला है। तो जब आपका रिजल्ट लगा सर, आपने कहा कि परसों जब रिजल्ट लग गया, तो उसके बाद में सोक करने का मौका ही नहीं मिला और सब चीजें होती गई। तो वो मूवमेंट जो था कि रिजल्ट तो आ गया, उसमें भी जो रैंक थी 40 रैंक एंड एवरीथिंग, मतलब सब ओवरवेलम हो गया था। अब ये लड़ाई जो होती है ना सर, अब हो गई आर पार की लड़ाई मतलब वो होता है ना, एक तो आर है या फिर पार है, तो अब आर पार की लड़ाई पूरी हो गई, वो भी 40 रैंक और फिर लोगों की बधाइयां। तो वो किस तरह का मोमेंट था, प्लीज बताइए। एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो उस वक्त मैं नागपुर में था और सिमरन अमरावती में थी। तो रिजल्ट आते ही मैंने कॉल किया जब रिजल्ट आ गया। पहला कॉल किसको? ऑफ कोर्स सिमरन मैम को। मैंने कहा मुझ में तो हिम्मत नहीं हो रही है देखने की, तो मैंने कहा आप कॉल पे रहो, साथ में ही देखते हैं। राइट, हाँ। तो फिर मैंने रिजल्ट ओपन किया, सर्च किया विनायक, और मैंने रैंक देखा 40। फर्स्ट मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा आप एक बार चेक करो। शी आल्सो चेक कि ठीक है, कंफर्म है, रैंक 40 है और नाम भी है। तो वहां वो रोने लग गए फोन के एक साइड मैं इमोशनल हो गया था। हाँ, बिल्कुल। तो पहले तो हम बहुत देर रोते ही रहे, फिर बाद में फैमिली को इन्फॉर्म किया और सब कुछ हुआ है। वाह। तो वो जो मोमेंट था, वो आप काफी ओवरवेलम था, बहुत ब्लेस्ड टाइप का मोमेंट वो था। और वो जो कहते हैं ना मैम कि पसीना जो गिरा मैदान पे, वो पसीना आप स्टार बन के आपके वर्दी पे चमकेगा है ना। तो जो पसीना आपका मैदान में गिरा, पक्का वो आपके वर्दी पे स्टार बन के चमकेगा। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम अफसर बनो, इससे बढ़िया होगा
कि जब तुम्हारे पेन में इतनी ताकत है कि तुम कोई डिसीजन बदल सकते हो या देश के लिए कुछ कर सकते हो, तो मुझे मेरा स्टूडेंट ऐसा चाहिए, या फिर मुझे वो अफसर देखने में मजा आता है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, संवेदनशील होता है। नहीं तो हम थोड़ी देर पहले जो बोले कि हर चीज अगर रोबोटिक हो गई, आज आप अलग रोल में हो, मैं अलग रोल में हूँ, मैम अलग रोल में है, पर ये देश हमारा है। हाँ। ये देश की आने वाली पीढ़ी हमारी है, हमारे बुजुर्ग हमारे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से ना सर संवेदनशीलता कम होती जा रही है, आपको देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जब भी ऐसा दिखता है कि कोई अपने कर्तव्य पथ पे इतना अच्छा काम कर रहा है, तो किसी भी देश के सच्चे देशभक्त को वो अच्छा ही लगेगा। तो जिस तरह से संवेदनशीलता कम हो रही है, तो आप क्या बोलोगे सर, जो बच्चे पढ़ तो रहे, हाँ। पर अवसर कैसा होना चाहिए? और इसके बाद में जो आपका देश के लिए विजन है, हाँ। मैं छोड़ूंगी नहीं, आपने तय तो कर लिया। हाँ। अब सच्ची लड़ाई है सर। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे अमरावती का बच्चा, बोलूंगी मैं आपको, अब अफसर तो बन गए, तो हमारे अमरावती का ये जो स्टार है ये चमकता रहे, हमेशा चमकता रहे। तो आप अफसर बन गए, आपका विजन क्या है? और आप अभी जो बनेंगे बच्चे अफसर, उनको आप क्या चाहते हो कि उन्होंने कैसा अफसर बनना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि सब अलग अलग फील्ड में है, आप अलग फील्ड में हो, मैं अलग फील्ड में हूँ, बट मेरा मानना ये है कि हम सब एक ही फील्ड में जो है देश सेवा में। राइट। अगर आप डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर है, उसमें अगर वो एम्पैथी होती है, वो संवेदनशीलता होती है कि वो जो काम कर रहा है, चाहे वो फिर घूस ना ले, अगर डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट पे ईमानदारी से उतना ध्यान दे, आ जाए। हाँ हाँ। तो वो भी एक तरह की देश सेवा है। आपको आर्मी में, पैरामिलिट्री में, सीएपीएफ में आना उतना जरूरी नहीं होता है देश सेवा के लिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप वहीं से देश सेवा कर सकते हो। तो देश सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ये तरीका चुना है जहाँ मैं डायरेक्टली देश सेवा करके देश की सिक्योरिटी या सुरक्षा को मजबूत कर सकता हूँ। आप डॉक्टर हो, आप डेंटिस्ट हो, आप अपने पेशेंट की सेवा करके एक देश सेवा कर रहे हो। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो आपने कहा है कि मेरा देश के लिए विजन क्या है। अब मैं सीआईएसएफ में हूँ, आई विल बी सिलेक्टेड इन सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो मेरा काम यह है कि जो भी गवर्नमेंट मुझे एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन, एटॉमिक पावर प्लांट्स, जो देश के इंजन हैं जिनसे देश चल रहा है, इनकी सुरक्षा मेरी बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो मैं इसी पथ पे काम करूंगा कि मैं उसमें कोई भी चूक ना करूं, क्योंकि एक चूक चाहिए होती है बस कोई भी नुकसान होने के लिए। तो कंसिस्टेंटली अलर्ट रहना होगा, और ये सब करके ही मैं देश सेवा करूंगा। बिल्कुल। तो सर का कहना है कि जितना पद बढ़ा उतनी जिम्मेदारी बढ़ी, उतना ईमानदार होके अपने अपने जो भी तुम कार्य में जाओगे उसको आपने न्याय देना चाहिए, ऐसा आपका कहना है सर। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका यहाँ से जो पथ रहेगा वो बहुत उज्जवल रहे। और आप हमारे सिटी न्यूज चैनल पे आए, हमसे बातचीत की, इतना प्यारा सा पॉडकास्ट दिया, इतने व्यस्त वक्त से हमारे लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं बहुत आभारमंद हूँ सर आपकी। धन्यवाद।